दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम अगेन जो फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ चल रही है, उसमें जो आज जो कवर करेंगे वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि जो धर्म के संबंधी हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके संबंध में यानी कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक जो है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन्स यानी कि अंतःकरण मतलब धर्म के संबंध में कॉन्साइंस का मतलब सुचेतना, फ्री प्रोफेशन का मतलब है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है? उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं या प्रोपोगेट कर सकते हैं मतलब उस धर्म के बारे में अपना जो है प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। तो आर्टिकल पे जो 25 है वो इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है यानी कि सभी जो पर्सन्स हैं हमारे देश के सभी नागरिक हैं, उनको सामान्य तरीके से मतलब इक्वली एक स्वतंत्रता दी गई है। इसके संबंध में कि वो किसी भी जो धर्म का है उसको फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं मतलब उसकी धर्म से संबंधित जो भी रीति-रिवाज हैं उसको मना सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं मतलब उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब है कि इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड या क्रिएचर इन व्हाटएवर वे ही डिजायर मतलब एक व्यक्ति की जो एक अंतरात्मा है जिससे वो एक भगवान और उसके व्यक्ति लगाव जो रखता है उसके बारे में बताया गया है कि मतलब जैसा वो चाहे जिस भी तरीके से अपने जो भगवान में विश्वास रख सकता है, ठीक है? दूसरा है राइट टू प्रोफेस यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ फेथ ओपनली एंड फ्रीली यानी कि जो एक धर्म है जिस धर्म में वो विश्वास रखता है जिसमें आस्था रखता है तो उसको एक ओपनली मतलब बिल्कुल स्वतंत्रता रूपक बिना किसी दबाव के उसको डिक्लेयर कर सकता है कि वो इस धर्म में विश्वास करता है या उसमें जो उसकी विश्वास है, ठीक है? नेक्स्ट है राइट टू प्रैक्टिस यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज, एग्जीबिशंस ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज यानी कि अपनी जो धर्म की पूजा कर सकता है मतलब जिस धर्म को वो मानता है, उसकी धर्म की पूजा करना, उसमें जो रीति-रिवाज हैं उनको ठीक है, मना सकता है। सेरेमनीज़ या एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज़ मतलब जो भी उस धर्म के विचार हैं, उसकी जो आस्था है, उसकी जो रीति-रिवाज है, उन सबको परफ़ॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ राइट टू प्रोपोगेट यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर और एक्सपोजिशन ऑफ टेनेंट्स ऑफ वन रिलीजन्स बट इट डज नॉट इंक्लूड अ राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन यानी कि राइट टू प्रोपोगेट का मतलब है कि जो भी एक धर्म की विश्वास मतलब जो भी एक अच्छी बातें हैं अपने धर्म के बारे में दूसरे व्यक्ति हैं उनको बता सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करेगा यानी कि दूसरे व्यक्तियों को अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि आर्टिकल जो 25 है वो कवर करता है केवल और केवल धार्मिक बिलीफ के लिए यानी कि व्यक्तियों के लिए कि जो एक धर्म में एक विश्वास करते हैं उसके बारे में। बट ऑल्सो रिलीजियस प्रैक्टिस रिचुअल्स यानी कि और उस धर्म की जो भी रीति रिवाजें हैं उनको भी कैसे मनाना है, कि कैसे उसको परफॉर्म करना है, ठीक है? उस सभी की चीज़ों के बारे में ये बात करता है। और ये आर्टिकल नंबर 25 वो सभी पर्सन्स के लिए, चाहे वो नागरिक हो, सिटीज़न्स हो एज़ वेल एज़ नॉन सिटीज़न्स हो। ऐसा नहीं है किसी एक ही पर्सन्स के लिए। यानी कि कोई भी अगर यूरोपियन भी हमारे देश में अगर आकर अपने धर्म के बारे में बताता है फ्रीली और वो ये बताता है कि मैं इस धर्म को मैं विश्वास रखता हूँ और मैं ये धर्म अपनाता हूँ, ठीक है? और उसके अपने धर्म की अच्छी बातें जो हैं वो बताता है, तो वो बिल्कुल फ्री है। आर्टिकल 25 जो है उसको एक परमिशन एक राइट देता है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप मतलब बिल्कुल बिल्कुल फ्रीली जो है वो अपनी जिन चीज़ों के बारे में बता सकता है। However, these rights are subject to a public order, morality, health एंड अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स यानी कि अब ये जो राइट्स है आर्टिकल नंबर 25 है, इस पर भी कुछ हद तक देखिए रेस्ट्रिक्शंस लाई जा सकती हैं, लेकिन कब? जब एक लोक हित में बात हो, एक नैतिकता की बात हो या एक स्वास्थ्य संबंधित बात हो तब उस संबंध में। और इस संबंध में क्या है कि स्टेट को परमिशन दी गई है कि रेगुलेट कर सकता है, ठीक है? या उस पर कुछ पाबंदियाँ लगा सकता है। कहीं भी क्या है कि जो सेकुलर हमारी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ हैं उन धर्म गतिविधियों को रोकने के लिए यानी कह सकते हैं हम कि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है हम कि हमारा जो धर्म जो हमारा संविधान है किसकी बात करता है? धर्मनिरपेक्ष की। तो उसके संबंध में ये उन पर जो है रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा सकता है, ठीक है? अब साथ-साथ आर्टिकल नंबर 25 जो है, वो 2 चीज़ों के बारे में और बताता है। एक तो क्या बताता है कि बियरिंग एंड केयरिंग ऑफ कृपांस टू बी इंक्लूडेड इन दी प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन यानी कि सिख जो धर्म है उसमें पगड़ी पहनना और किरपान को अपने साथ रखना, ये भी एक उनकी एक रिचुअल है, ठीक है? प्रैक्टिस है। तो आर्टिकल 25 जो है वो परमिशन देता है कि ये बियरिंग और किरपान से फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है? एंड दूसरी बात जो है कि हिंदू जो वर्ड है हिंदू है इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट यानी कि हिंदू जो शब्द है
उसमें कौन-कौन आता है? सिख आता है, जैन और बुद्धिस्ट, ये तीनों ही कम्युनिटी किसमें आती है? हिंदू स की डेफिनिशन। तो आप कह सकते हो कि अगर क्वेश्चन्स पूछे भी जाते हैं कि कौन-सा आर्टिकल हिंदू की डेफिनिशन के बारे में बताता है और निम्न में से कौन-सा जो है ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन है, कौन से जो है वो हिंदू की कैटेगरी में नहीं आता है। तो हिंदू में कौन-कौन आता है? सिख, जैन और बुद्धिस्ट, तीनों ही किसमें आते हैं? हिंदू में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 26 यानी कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। जो धार्मिक मामले होते हैं उनको प्रबंधन करना, उनको मैनेज करने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 26 बात करता है कि कैसे कोई भी व्यक्ति जो अपने धार्मिक मामले हैं उनको प्रबंधन उनको देख-रेख करेगा, ठीक है? तो कैसे-कैसे? तो पहला है राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस यानी कि जो एक धर्म से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्थापित करना और उनको मेंटेन करना, ठीक है? दूसरा बताता है कि राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन यानी धर्म के संबंध में अपने जो मामले हैं उनको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी आर्टिकल नंबर 26 बात करता है। तीसरा है राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल और अचल संपत्ति जो भी है एक धर्म से जुड़ी हुई है उनको उसको रखने का अधिकार जो है उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ लेकिन ऐसी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको एक कानून की तरफ से हिसाब से उसको रखा जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 25 गारंटी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल व्हाइल आर्टिकल 26 गारंटी राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन और देयर सेक्शंस यानी कि जो 25 है वो एक इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता है कि क्या एक व्यक्तिगत रूप से धर्म के संबंध में क्या-क्या अधिकार होंगे वो आर्टिकल 25 बात करता है। जबकि 26 जो एक धर्म का एक कम्युनिटी के तौर पर मतलब एक रिलीजन एक होल मतलब एक कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के क्या राइट्स हैं धर्म के प्रति उसकी बात करता है। आर्टिकल 25 द राइट अंडर आर्टिकल 26 आर आल्सो सब्जेक्ट टू अ पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी यानी कि जैसे हमने बताया था कि आर्टिकल नंबर 25 पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं यदि लोक व्यवस्था की या नैतिकता या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी खतरा है तब। वैसे ही आर्टिकल नंबर 26 पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशन यानी कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब क्या है कि जब जहाँ पर एक धर्म जहाँ ग्रुप की बात करता हो, तो वहाँ पर क्या है कि वो 3 कंडीशंस को सैटिस्फाई करेगा। वो 3 कंडीशंस कौन-कौन सी होंगी? कि इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स of who have a system of belief which they regard as the conducive to their spiritual well-being यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेशन एक रिलीजन के तौर पर क्या होगा कि वहाँ उस धर्म में एक इंडिविजुअल्स मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का विश्वास हो, ठीक है? उस धर्म को मानने वाले जो लोग हों वो ज़्यादा हों, एक ग्रुप हो। दूसरा है इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक समान संगठन हो। इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्ट नेम और उसका एक अलग नाम हो, तभी कह सकते हैं कि वो एक रिलीजन एक धर्म है, ठीक है? तो इस कैटेगरी से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जैसे रामकृष्ण मिशन था, जो चलाया गया था, किसने चलाया था आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी या किसके विचारों को प्रमोट करने के लिए इसे चलाया गया था। और दूसरा है आनंद मार्ग, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, यानी कि ये इनका मेन काम क्या था कि एक धर्म से मतलब एक धर्म के बारे में बताना चाहते थे, ठीक है? लेकिन ये एक हिंदू रिलीजन के अंतर्गत ही थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि हिंदू रिलीजन के अंडर ही उसी में ये मिशंस चलाए गए थे, ठीक है? कोई एक अलग से रिलीजन ये नहीं था। इट ऑल्सो हेल्ड दैट दी ऑरोविंदो सोसाइटी इज नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी कि ऑरोविंदो सोसाइटी थी वो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं थी जबकि रामकृष्ण मिशन और एक आनंद मार्ग एक ऐसे ग्रुप थे जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की एक आस्था थी, ठीक है? उनकी जो विश्वास है उनकी जो बिलीफ है उनको ये प्रमोट कर रहे थे, तो इसीलिए ये एक हिंदू रिलीजन में होकर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 27 की। आर्टिकल नंबर 27 बात करता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन यानी कि किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है? तो जो टैक्सेशन से स्वतंत्रता यानी कि किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा कि कोई भी वो टैक्स पे करे धर्म को प्रमोट करने के लिए। तो आर्टिकल 27 ये बताता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन या मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी कि एक धर्म या धर्म से संबंधित कोई भी एक संस्था है, उसको प्रमोट करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी तरीके का टैक्स पे करे। यहाँ पर देखो बात हो रही है टैक्स की बात हो रही है। ठीक है? अन्य शब्दों में बात कर सकते हैं कि जो स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी यानी कि जो स्टेट है वो पब्लिक मनी कौन-सा मनी होता है जो हम सब टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं। यानी कि जो सरकार जो है उस पैसे को किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को, पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए खर्च नहीं करेगी।
यानी कि ये स्टेट जो है, स्टेट पर एक रेस्ट्रिक्शंस लगाता है और उन पर एक प्रतिबंध लगाता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप वो पैसा खर्च नहीं करेंगे। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें सभी धर्मों को प्रमोट करने के लिए वो खर्च किया जा सकता है। यानी कि ये प्रतिबंध लगाता है स्टेट को फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन, यानी कि किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। जबकि ये टैक्स का यूज़ किया जाता है फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ द और रिलीजन्स, यानी कि सभी धर्म हैं, उनके रख-रखाव के लिए, उनको प्रमोशन के लिए तो इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन किसी एक धर्म के लिए पैसा वो खर्च नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट है, दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ अ टैक्स नॉट अ फी, यानी कि ये जो आर्टिकल नंबर 27 है, वो ये बात करता है कि किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टैक्स पर प्रतिबंध लगाता है, ना कि फीस पर। अब फीस का मतलब क्या है यहाँ पर? कि ये इसलिए द पर्पस ऑफ अ फीस इज टू कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू प्रमोट या मेंटेन रिलीजन, यानी कि किसी भी धर्म को मेंटेन करने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए जो भी एक प्रशासनिक खर्चा जो आता है, उस उद्देश्य से तो किसी भी धर्म पर जो फीस वगैरह लगा दी जाती है। जैसे कि हम बात करें तो जो फीस लगाई जाती है ऑन पिलग्रिम्स, यानी तीर्थ स्थलों पर, टू प्रोवाइड देम अ सोशल स्पेशल सर्विस और सेफ्टी मेजर्स, यानी कि उन तीर्थ स्थानों पर जो सुरक्षा वगैरह है वो प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर खर्च होने के लिए, दूसरी बात जो भी सर्विसेज वहाँ सुविधाएँ दी जाती हैं, तो इन सब पर जो पैसा खर्च होता है, उसके लिए तो कोई फीस लगाई जा सकती है, लेकिन टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है? तो सिमिलरली अ फीस कैन बी levied on a religious endowment for meeting the regular expenditure, यानी कि वो जो तीर्थ स्थानों पर जो भी खर्च होते हैं उस खर्च को पूरा करने के लिए, ठीक है, फीस वगैरह वो लगा दी जाती है। तो इसको आर्टिकल नंबर 27 है, उसकी स्कोप से इसको बाहर रखा है। नाउ हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 28, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपको स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किस संबंध में? कि जो भी शैक्षिक संस्थान है या धार्मिक जो निर्देश वगैरह होते हैं, उनको मानने या ना मानने के संबंध में भी स्वतंत्रता है। अब ये किसकी बात करता है, वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड, यानी कि राज्य के अनुदान द्वारा कोई भी शैक्षिक संस्थान पूरी तरीके से संचालित किया जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, वहां पर धर्म से संबंधित जो भी निर्देश हैं, उनको मानना या ना मानना, ठीक है, उसके प्रति एक स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ये जब ही दी गई है जब वो राज्य के द्वारा ही संचालित हो। However, this provision shall not apply to an education institution administered by the state but established under the trust requiring imparting or religious instruction in such institution, यानी कि ये दूसरी चीज भी ये कहता है कि सपोज करो किसी भी राज्य के द्वारा कोई भी एक शैक्षिक संस्थान को उसका संचालन किया जा रहा है, यानी कि उसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन को स्थापित जो किया गया है किसी ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है, तो वहां पर आर्टिकल नंबर 28 अप्लाई नहीं होगा। यानी कि वहां पर अगर जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको फॉलो करने होंगे, चाहे वो रिलीजन से संबंधित हो या उससे नहीं हो, ठीक है। लेकिन वहां पर ये लागू होता है जहां पर राज्य के द्वारा कोई भी संचालित किया जा रहा है, राज्य के फंड के द्वारा कोई भी स्टैब्लिश किया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर जो एक धर्म के संबंध में, धर्म के निर्देश के संबंध में स्वतंत्रता की बात करता है। फर्दर, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन recognized by the state or receiving aid out of the state fund shall be required to attend any religious instruction or worship in that institution without his consent. In case of a minor, the consent of his guardian is needed. यानी कि ये बताता है कि राज्य के द्वारा या राज्य के द्वारा कोई भी सहायता दी जाती है किसी भी शैक्षिक संस्थान को, वहाँ पर उन पर्सन्स को एक फ्रीडम स्वतंत्रता दी जाती है कि वो धर्म से संबंधित जो भी निर्देश हैं उनको माने या ना माने, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी माइनर है तो उसके केस में उसकी जो पेरेंट्स हैं, उसके गार्जियन है, उनकी नीड बहुत ज़्यादा कंसेंट ज़रूरी होती है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 28 जो है, वो बताया उसमें कैटेगरी करी गई है कि 4 तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। और कौन-कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं? तो पहला तो वही है ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको पूरी तरीके से मेंटेन किया जाता है स्टेट के द्वारा। मेंटेन करने का मतलब क्या है कि वहाँ पर राज्य के द्वारा ही उसको एस्टेब्लिश किया गया है और एडमिनिस्टर भी स्टेट के द्वारा किया गया है, ठीक है। बी है इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, यानी कि कोई भी शैक्षिक संस्थान जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन यानी परिचालन जो है उसका प्रबंधन जो है वो राज्य के द्वारा सँभाला जाता है। लेकिन जो उसको स्थापित किया गया वो ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितने भी जो
स्कूल्स वगैरह होते हैं या कोई और चीज़ है, उनको सभी वो मान्यता तो सरकार से ही लेते हैं, ठीक है, चलाने की। लेकिन जो उनको स्थापित जो किया जाता है, वो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। तीसरी कैटेगरी में इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, यानी कि राज्य के द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया है। चौथा है इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, यानी कि राज्य के द्वारा उनको कोई ना कोई सहायता दी जाती है, राशि दी जाती है। तो जो ए है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज़ कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, यानी कि जो ए वाला है वो पूरी तरीके से उसमें धार्मिक जो भी निर्देश होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि जो भी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन पर किसी भी तरीके के धार्मिक वगैरह निर्देश नहीं दिए जाएँगे, ठीक है? दूसरी जो बात करता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज़ परमिटेड, यानी कि जहाँ पर किसी ट्रस्ट के द्वारा कोई भी संस्थान बनाया गया है, वहाँ पर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं वहाँ पर वो दिए जा सकते हैं। सी और डी कैटेगरी में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज़ परमिटेड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, यानी कि यहाँ पर पूर्णतः ही नहीं बल्कि वॉलंटरी बेसिस पर दिए जाएँगे। क्यों? क्योंकि या तो वो तो देखो 3 और 4 कैटेगरी में क्यों रखा गया है कि 4 कैटेगरी में रखा गया है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको सहायता जो है दी जाती है स्टेट के द्वारा, और तीसरे में है इंस्टीट्यूशन जिनको मान्यता दी गई है राज्य के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, वॉलंटरी बेस, मतलब यहाँ पर इच्छा भी है, रखे जा सकते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और नहीं भी। ठीक है? तो ये आर्टिकल नंबर 28 जो है वो इसके बारे में बात करता है। तो इस वीडियो में हमने आर्टिकल नंबर 25 से लेकर जो है वो 28 तक, यानी कि आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक जो है वो इसमें कवर किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आर्टिकल नंबर 29 और 30, यानी कि किसके बारे में बात होता है, कल्चरल जो राइट ऑफ द माइनॉरिटीज, मतलब जो अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है उसके बारे में बात करता है कि राइट कल्चरल, ऐसे लिखो आप, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताओ, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।